Welcome back to विजयवाला एकेडमी। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th के बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम है मानव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके मन में कुछ क्वेश्चन आता होगा, जैसे क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य मतलब इंसान जो है अपने माता पिता के समान ही क्यों जन्म लेता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि गाय जो है भैंस के बच्चे को जन्म क्यों नहीं देती है? भैंस गाय के बच्चे को जन्म क्यों नहीं देती है? हाथी शेर के बच्चे को जन्म क्यों नहीं देती है? शेर हाथी के बच्चे को जन्म क्यों नहीं देती है? कोई जीव अपने माता पिता के समान ही क्यों होता है? आप ही देख लीजिए, अपने एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आप अपने माता पिता के ही समान क्यों हो गए? क्यों नहीं उसमें डिफरेंस आ गया? अगर आपके माता पिता का हाइट ज़्यादा है तो ज़्यादातर चांस है कि आपका भी हाइट ज़्यादा होगा। अगर आपके माता पिता का हाइट कम है तो हो सकता है आपका भी हाइट कम हो। क्या विकलांग जो है उसका बच्चा भी विकलांग हमेशा जन्म क्यों नहीं लेता है? तो ये सब जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं, स्त्री में ये जो मेस्टर साइकिल होता है वो ऐसा क्यों होता है? स्त्री पुरुष की ओर क्यों अट्रैक्ट होता है और पुरुष स्त्री की ओर क्यों अट्रैक्ट होता है? इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपने कभी सोचा है कि लड़की को लड़का अच्छा लगता है और लड़का को लड़कियां अच्छा लगती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा, सभी का आंसर इस चैप्टर में मिलेगा। तो ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और उन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए यूजफुल है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करेंगे तभी ये चैप्टर आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि इसका जो यूज है हम लोग हमेशा अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आपका बच्चा, आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेगा तो वो लड़कियां ही क्यों जन्म लेती हैं? वो लड़का ही क्यों जन्म लेता है? उसका नाक का साइज, उसके आँख का साइज, उसके बॉडी का कलर, वो हाइट, कैसे चलेगा, कैसे दौड़ेगा, ये सारा चीज़ कैसे डिसाइड होती है, सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मानव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो मेल में भी और फीमेल में भी हम लोग रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का परिचय देखते हैं, इंट्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला एक सजीव प्रजक जर जरायुग प्राणी है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। मानव जो होता है लैंगिक रूप से जनन करने वाला एक लिविंग थिंग्स है। ठीक है, जिसको सजीव प्रजक या जरायुग प्राणी भी कहते हैं। ठीक है। मानव लैंगिक रूप से प्रजनन करती है, मतलब प्रजनन करने में लिंग का, चाहे वो मेल सेक्स ऑर्गन हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, उसका यूज करती है। अगला पॉइंट दिया गया है, जनन घटनाएं यौवना अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। अर्थात मेल में, मतलब किशोरावस्था में जब आप आएंगे तो उसी समय यौवना अवस्था मतलब हार्मोनल एक्सचेंज होता है। आप देखते होंगे जब आप किशोरावस्था में प्रवेश किए होंगे तो आपके जनन अंग में, आपके अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी में अलग अलग प्रकार का चेंज होता है। मेल का आवाज़ चेंज हो जाती है, फीमेल का भी आवाज़ चेंज हो जाता है। मेल का आवाज़ थोड़ा सा कर्कश हो जाती है और फीमेल का आवाज़ सुरीली, स्वीटनेस, मिठास हो जाता है, मतलब अच्छा आवाज़, सुरीली आवाज़ निकलती है। ये सब जो घटनाएं हैं वो कब प्रारंभ होती है दोस्त? तो यौवना अवस्था में ही ये सब घटना प्रारंभ हो जाती हैं। प्रमुख घटनाएं कौन कौन घटना होगी? तो सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण है युग्मक जनन, गेमिट का फॉर्मेशन। सबसे पहला ये घटना हमारे बॉडी में यौवना आरंभ में प्रारंभ हो जाती है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, इसको आप लिखिएगा। ठीक है, यौवना आरंभ प्रारंभ होती है, गेमिटोजेनेसिस होता है। दूसरा है इंसेमिनेशन, जिसको विरसेचन भी कहेंगे। दूसरा ये घटना है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तीसरा है निषेचन, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन भी कहेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। फर्टिलाइजेशन हमारे मानव में होता है। ठीक है। उसके बाद
अंतरोपण जिसको इम्प्लांटेशन भी कहेंगे, ये भी यौवन आरंभ का एक घटना है। उसके बाद संघभरता जिसको गेस्टेशन भी कहेंगे, गेस्टेशन भी हमारे बॉडी में स्टार्ट होता है। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड आ जाती है, गेस्टेशन होता है। उसके बाद प्रसव जिसको पार्चुरेशन भी कहेंगे, प्रसव जिसको हम लोग पार्चुरेशन भी कहेंगे। ठीक है, प्रसव को पार्चुरेशन। तो ये सारा घटना हमारे शरीर में घटित होती है, मानव शरीर में घटित होती। कौन कौन? तो गेमिट का फॉर्मेशन, उसके बाद इंसेमिनेशन, तीसरा है फर्टिलाइजेशन, चौथा है इम्प्लांटेशन, पांचवा है गेस्टेशन, और छठा और लास्ट है पार्चुरेशन। तो ये सारा घटना मानव के शरीर में यौवन आरंभ में ही घटित होना स्टार्ट हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे मानव जनन की प्रमुख घटनाएं। मानव में जब जनन होगी तो कौन कौन घटना घटित होगा, मतलब किस किस प्रोसेस से गुजरेगी उसको देखेंगे। और ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्लो चार्ट है, तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से नीट में आपके बोर्ड एग्जाम में या जो भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं धड़ल्ले से सवाल पूछी जाती है। और बड़े पैराग्राफ को निचोड़ करके बड़ा एनसीईआरटी निकालिएगा और देखिएगा कि बड़ा लंबा सा कहानी बनाया गया है, उसको मैं फ्लो चार्ट में लिख दिया हूं। तो फ्लो चार्ट से आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है दोस्त? तो देखिए, पुरुष में शुक्राणु और स्त्री में अंडाणु के जनन को, निर्माण के प्रोसेस को ही हम लोग युग्मक जनन कहेंगे। मतलब मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। मेल में क्या दोस्त? तो स्पर्म, और फीमेल में अंडाणु मतलब ओवम के जनन, निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग युग्मक जनन कहेंगे। जो यौवनावस्था में, देखिए यौवनावस्था वाई से स्टार्ट होता है, मतलब यू से स्टार्ट होता है, और युग्मक जनन भी यू से। तो यौवनावस्था में युग्मक जनन होगा, मतलब मेल में शुक्राणु का फॉर्मेशन होगा और फीमेल में अंडाणु का फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर दूसरा डेफिनेशन देखेंगे वीर्य का सेचन। वीर्य सेचन, शुक्राणु का स्थानांतरण, मतलब एक जगह से मेल गेमिट से फीमेल गेमिट में स्थानांतरण होना, मेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल सेक्स ऑर्गन में स्थानांतरण, शुक्राणु के स्थानांतरण को हम लोग क्या कहेंगे? वीर्य का सेचन कहेंगे। तो फीमेल में स्थानांतरण होती मेल से फीमेल में, ठीक है। शुक्राणुओं का स्थानांतरण को हम लोग वीर्यसेचन कहेंगे। फिर अगला है निषेचन। निषेचन को इंग्लिश में हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? फर्टिलाइजेशन। तो जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में मिलती है, मतलब युग्मकों का संलयन। युग्मक में कौन? तो मेल में शुक्राणु होगा और फीमेल में अंडाणु। युग्मकों के संलयन को हम लोग क्या कहेंगे दोस्त? तो युग्मक जयन कहेंगे, जिसको निषेचन भी कहेंगे, निषेचन कहेंगे। युग्मकों का संलयन, इसमें क्या होता है? युग्मक संलयित कर जाती है, मतलब आपस में मिलती है। उसके फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन होगा? तो जायगोट का निर्माण होगा। युग्मनज मतलब क्या? जायगोट के फॉर्मेशन को युग्मनज कहेंगे। उसके बाद क्या होगा? ये जो है जायगोट बनी है वो ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय से चिपक जाता है जाकर के, और गर्भाशय से चिपक जाएगी, जिसको अंतरोपण भी कहेंगे, इम्प्लांटेशन भी हम लोग कहेंगे। इम्प्लांट कर दिया जाता है। जैसे गांव में देखते होंगे, जब आप धान का खेती होता है आपके इधर, जरूर होता होगा, तो पहले उसका बिरार को बोया जाता है, बीज को बोया जाता है, वो बिरार बनती है। बिरार जब परिपक्व टाइप का हो जाता है, परिपक्व होने से पहले जो होता है बिरार, मतलब पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है, तो उसको बो दी जाती है, कदबा करके खेत में बो दिया जाता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, और ये जायगोट जो है गर्भाशय से जाकर के चिपक जाती है, और गर्भाशय से ये पोषण प्राप्त करके वो डेवलप करता है। अगला प्रोसेस है संघभरता, मतलब भ्रूणीय पोषण। भ्रूण के पोषण को संघभरता भी हम लोग कहेंगे। भ्रूणीय पोषण को क्या कहेंगे दोस्तों? संघभरता। भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूण के पोषण को संघभरता कहेंगे। और प्रसव, शिशु का जन्म को हम लोग क्या कहेंगे? प्रसव कहेंगे। प्रसव पीड़ा होगा, जिसको लेबर पेन कहेंगे। और ये बातें कौन महसूस कर सकती है? तो स्त्री ही महसूस कर सकती है, लड़कियां ही महसूस कर सकती है, महिला ही महसूस कर सकती है। तो ये सारा जटिल प्रोसेस था। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहला होगा युग्मक जनन, मतलब पुरुष में शुक्राणु का और स्त्री में अंडाणु के निर्माण को युग्मक जनन कहेंगे। फिर शुक्राणु के स्थानांतरण को हम लोग वीर्यसेचन कहेंगे। फिर युग्मकों के संलयन को हम लोग निषेचन, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहेंगे। फिर जायगोट के निर्माण को, युग्मनज के निर्माण को
होता है। उसके बाद अंतरोपण होता है, ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय से चिपक जाना अंतरोपण कहलाएगी। उसके बाद भ्रूणीय परिवर्तन को हम लोग सगभरता कहेंगे। और लास्ट में प्रसव पीड़ा के द्वारा शिशु का जन्म होता है। तो ये सारा जो चीज़ है उसको फ्लो चार्ट बना करके कई बार प्रैक्टिस कीजिए, कई बार लिख लिख करके याद कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। और स्टडी टेबल के सामने ये फ्लो चार्ट को लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको परिचय पाठ और ये मानव जनन की प्रमुख घटना भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे पुरुष जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करने बारे में। किसके बारे में दोस्तों? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे तो आप अपने नोटबुक में लिखते हुए आगे बढ़िएगा। मेल मतलब पुरुष, पुरुष का किस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है, मतलब जितने भी स्त्रियां अभी तक आपके माइंड में ये ख्याल आता होगा, अलग अलग प्रकार का ख्याल आता ही है, मैं जानता हूँ, तो सोचते होंगे कि किस तरह से उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है। तो चलिए उसके बारे में मैं मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पोल खोल रहा हूँ। मतलब मेल का बेइज्जती ही समझ सकते हैं या बेइज्जती नहीं समझिए दोस्त, यहाँ तो ज्ञान अर्जित करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सब बातें बता देता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिसर्चेबल चीज़ है, बहुत रिसर्च करने के बाद ये सब चीज़ लाया गया। सोच सकते हैं कितना वर्ष, कितना हजारों वर्ष लगे ये सब चीज़ खोजने में, पता करने में, तब जाकर के इसको हम चंद मिनटों में पढ़ लेते हैं, आपको समझा देते हैं, आप समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। इतना जो आसानी से पढ़ लेते हैं 10-15 मिनट में, ये इतना आसानी से खोज नहीं हुआ था, लाखों वर्ष लगा है इसमें साइंटिस्ट को खोजने में, पता करने में, तब ये सब बना है। तो पुरुष जनन तंत्र पढ़ेंगे। प्राथमिक अंग, फर्स्ट प्राइमरी ऑर्गेन जो होगा टेस्टिज, जिसको हम लोग ब्रीसन भी कहेंगे। देखते होंगे मेल में एक अवस्था में ब्रीसन का जो साइज है वो अक्सर बढ़ जाती है, मतलब टेस्टिज ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है। मेल तो टच कर सकते हैं, टच करके फील कर लीजिएगा, और फीमेल सिर्फ अनुभव कीजिए। फीमेल क्या कीजिए? अनुभव कीजिए ब्रीसन के बारे में। यह जो होता है पेल्विक रीजन में उपस्थित होता है। पेल्विक रीजन में पेनिस के जस्ट बगल में नीचे क्या होता है? 2 टेस्टिज ब्रीसन अवस्थित होता है। किस में अवस्थित होता है? ब्रीसन कोश में। ये फिगर देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये है पेनिस, ये पेनिस के जस्ट नीचे आप टच कीजिएगा, मेल जो होगा, फीमेल सिर्फ महसूस करेंगे। ब्रीसन होगा, ये मेल टेस्टिज एक लेफ्ट में एक राइट में होगा। किस में होता है ये अवस्थित? तो एक कोश में होगा, जिसको ब्रीसन कोश भी कहेंगे। कहाँ पे उपस्थित होगा? तो लिखिएगा, तो ये पेल्विक रीजन में उपस्थित होगा। एक जोड़ा ब्रीसन उदर गुहा के बाहर ब्रीसन कोश में अवस्थित होता है। ब्रीसन कोश का मतलब स्क्रोटम में एक जोड़ा ब्रीसन होता है। कितना जोड़ा दोस्त? एक जोड़ा ब्रीसन, जो कहाँ? तो उदर गुहा के बाहर में, किसमें? ब्रीसन कोश में अवस्थित होता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लेना है। एक जोड़ा ब्रीसन मतलब टेस्टिज उदर गुहा के बाहर ब्रीसन कोश स्क्रोटम में अवस्थित होता है। ब्रीसन कोश को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्क्रोटम कहेंगे, इसमें अवस्थित होता है। इसका महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़िए, बहुत इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो आगे का इंपोर्टेंट लाइन देखिए, ये जो लाइन है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट लाइन है, ठीक है। ब्रीसन कोश तापमान को शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है, जो शुक्राणु के लिए, शुक्राणु जनन के लिए, मतलब शुक्राणु के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, नीट में पूछा जा सकता है, आपके नर्सिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, जिसको अंडरलाइन किया गया है, चाहे ये सजीव परक हो, चाहे युग्म जनन हो, निषेचन हो, अंतरोपण हो, या 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ब्रीसन कोश क्या करता है? ये टेस्टिज के टेम्परेचर को शरीर के टेम्परेचर के रिस्पेक्टिवली 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। मतलब अगर ये टेम्परेचर कम नहीं होगा, आप जो मेल है उसको टच कीजिए टेस्टिज को, तो देखिएगा वो शरीर के दूसरे पार्ट्स से क्या होगा? उसका टेम्परेचर कम होगा। कितना डिग्री कम हो सकता है? तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिसके कारण ये जो टेस्टिज है उसमें शुक्राणु स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, प्रत्येक ब्रीसन कोश में 200 से 250 कंपार्टमेंट होता है, कक्ष होते हैं, जिसे ब्रीसन पालिका
टेस्टिकुलर लब्यूल भी कहते हैं। देखिए, प्रत्येक ब्रीसन में, प्रत्येक टेस्टिस में 200 से 250 कंपार्टमेंट होता है, कक्ष होता है, जिसे ब्रीसन पालिका टेस्टिकुलर लब्यूल भी कहते हैं। वयस्क में इसकी लंबाई, वयस्क में ब्रीसन की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के क्लास में जो भी पढ़े उसको एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। हम लोग मानव जनन स्टार्ट किए थे, जिसमें इंट्रोडक्टिव पार्ट में देखे थे मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला सजीव प्रजक जरायुग प्राणी है। जनन की घटनाएं यौवना आरंभ में क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। जनन यौवना आरंभ जब स्टार्ट होगा, ये घटना प्रारंभ हो जाती है। इस जनन की घटना का प्रमुख मुख्यतः कौन कौन है, तो गेमिट का फॉर्मेशन होगा, इंसेमिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, गेस्टेशन होगा एंड पार्चुरेशन होगा। ठीक है, उसके बाद जनन की प्रमुख घटना में क्या क्या फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया गया है। सबसे पहले युग्मक का जनन होगा, पुरुष मेल और फीमेल में, मेल में शुक्राणु और फीमेल में अंडाणु का निर्माण होगा। फिर वीर्यसेचन, शुक्राणुओं के के स्थानांतरण को वीर्यसेचन कहेंगे। निषेचन क्या होगा, तो युग्मकों का संलयन होता है, उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज जायगोट का फॉर्मेशन होगा। अंतरोपण किसको कहेंगे, तो ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय से चिपक जाना ही अंतरोपण कहलाएगी। फिर सगभरता, भ्रूणीय परिवर्तन को सगभरता कहेंगे। और लास्ट में क्या होगा, प्रसव पीड़ा होगी, प्रसव पेन होगा और शिशु का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखें मेल जनन और तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले देखिए प्राथमिक ऑर्गन कौन है, तो टेस्टिज है। ये कहाँ होता है, तो पेल्विक रीजन में उपस्थित होगा। एक जोड़ा होगा, एक जोड़ा में होगा। ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोष स्क्रोटम में उपस्थित होता है। वृषण कोष शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो शुक्राणु के निर्माण में आवश्यक होती है। प्रत्येक वृषण टेस्टिज में 200 से 250 कंपार्टमेंट होता है, जिन्हें टेस्टिकुलर लब्यूल कहेंगे। ये ब्रीसन की लंबाई जो होगी 4 से 5 सेंटीमीटर होगा और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट में जरूर बताइए। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।